वेलकम एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उस चैप्टर को किस किया था मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक डीएनए का मॉडल लेके उसको किस कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं किया था। लास्ट वीडियो में हमने उस टॉपिक को बस जस्ट केप्ट इट शॉर्ट एंड सिंपल। आई होप यू गेट इट, केप्ट इट शॉर्ट एंड सिंपल, इसलिए मैंने बोला कि किस किया था। अभी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है जो आगे आए, जैसे ग्रिफिथ्स का एक्सपेरिमेंट, वेरीज एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, उनको डिटेल में देखेंगे और फिर हम जानेंगे कि क्यों उन्होंने उसको मतलब डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बतलाया था। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट्स है मेड इन अटेम्प्ट टू फाइंड जेनेटिक मटेरियल। जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था वो हुआ था 1880s। ऑगस्ट विंसमैन एंड कार्ल नागेली नाम के दो साइंटिस्ट ने 1880s पे interpreted that a chemical substance within a living cell is responsible for transmission of traits from parents to offspring। मतलब एक सेल के अंदर कोई एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ध्यान से याद रखना इस बात को, एक सेल के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। तो ये कहा किसने था? विंसमैन एंड नगेली, ऑगस्ट विंसमैन एंड कार्ल नगेली, ये दो साइंटिस्ट ने ये बात कहा था, ठीक है। बट फर्दर रिसर्चेस वेर नीडेड टू प्रिसाइसली आइडेंटिफाई द जेनेटिक मटेरियल। पर इतना काफी नहीं था, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट काफी नहीं था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, फिर कुछ जेनेटिक मटेरियल है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, ये बोलने के लिए उतना सा स्टेटमेंट काफी नहीं था। तो आगे चल के क्या हुआ, उन्होंने काफी सारे रिसर्च, आगे चल के साइंटिस्ट ने काफी सारे रिसर्चेस किए ताकि उसको जेनेटिक मटेरियल का खोज मिल सके। पहले क्या हुआ कि ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, अटेम्प्टेड एन एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटेजी टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक मटेरियल 1928। जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया था, वो थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कौन से ईयर में किया था? 1928, ठीक है। ये ईयर आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हर एक टॉपिक के हर एक ईयर शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो ईयर है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट का ये काफी इंपॉर्टेंट है। He took bacteria known as pneumococci। तो 1928 पे इस बैक्टीरिया का नाम था न्यूमोकोक्काई। तब क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हमने किया नहीं था। नाउ क्लासिफाइड एज स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनी। इसी बैक्टीरिया को अभी हम क्लासिफाई करते हैं इन द नेम ऑफ स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनी। ये एक डिसीज करता है जिस डिसीज का नाम है न्यूमोनिया। 1928 पे ग्रिफिथ ने उसको एक नाम दिया था न्यूमोकोक्कस बैक्टीरिया। तब उसका ग्रिफिथ ने नहीं दिया था, हालांकि उसका नाम ही था न्यूमोकोक्कस बैक्टीरिया। एक कॉकस बैक्टीरिया था, मतलब वो स्पेरिकल शेप था और वो न्यूमोनिया करता था, इसलिए उसका नाम था न्यूमोकोक्काई। अभी जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आ गया था, अलग से हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने लग गए, तब हम एक नाम दे दिए थे स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनी। तो एक बैक्टीरिया के काफी सारे स्ट्रेन्स होते हैं, उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स कौन से प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करके। तो ग्रिफिथ ने सिर्फ दो स्ट्रेन लिया था। एक है कि कुछ ऐसे न्यूमोकोक्कस बैक्टीरिया जिसके ऊपर एक आउटर कैप्सूल नहीं है। हमको बताया कि जो बैक्टीरिया का आउटर मोस्ट लेयर है वो होता है कैप्सूल। पर जो ग्रिफिथ ने जब लिया था न्यूमोकोक्कस बैक्टीरिया, उन्होंने दो ऐसे स्ट्रेन्स लिए थे जिसके ऊपर एक है कि जिसके ऊपर वो थिक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल था, दूसरा कि जिसके ऊपर नहीं था। तो बैक्टीरिया हैविंग पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, अगर कैप्सूल है तो उसने उसका नाम दिया स्मूथ स्ट्रेन, और अगर कैप्सूल नहीं है, बैक्टीरिया दैट डू नॉट हैव कैप्सूल, अगर उनके ऊपर कैप्सूल नहीं है तो हम उसको कहते हैं रफ स्ट्रेन। तो स्मूथ के भी काफी सारे स्ट्रेन्स होते हैं, S1, S2, S3, रफ के भी काफी सारे स्ट्रेन्स होते हैं, R1, R2, R3। पर ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक एक स्ट्रेन लिया। जो स्मूथ है उसका उन्होंने लिया S3 स्ट्रेन, और जो रफ है उसका उन्होंने लिया R2 स्ट्रेन, ठीक है। ये दोनों स्ट्रेन के नाम भी आपको याद होने चाहिए। फिर जो स्मूथ स्ट्रेन था वो काफी हद तक विरुलेंट था मतलब वो न्यूमोनिया करवा सकता था। पर जो रफ स्ट्रेन था जिसके ऊपर कैप्सूल नहीं था वो न्यूमोनिया नहीं करवा सकता था। मतलब जो स्मूथ स्ट्रेन है दैट इज विरुलेंट, वो इन्फेक्शन करेगा, और नॉन विरुलेंट का मतलब कि वो इन्फेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ग्रिफिथ परफॉर्म्ड अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू रीच ए कंक्लूजन फॉलोइंग स्टडी द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अभी हम एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे, तो आपको बस अभी एक्सपेरिमेंट से पहले यही चीज याद रखना है कि जो स्मूथ स्ट्रेन है उसके ऊपर कैप्सूल है और वो विरुलेंट है,
जो रफ स्ट्रेन है उसके ऊपर कैप्सूल नहीं है, वो नॉन विरुलेंट है, वो इंफेक्शन नहीं करेगा। फर्स्ट उन्होंने क्या किया, एक माइस उन्होंने लिया, एक माउस लिया और माउस पे उन्होंने R2 स्ट्रेन इंजेक्ट किया। R2 मतलब रफ 2 स्ट्रेन उन्होंने इंजेक्ट किया। जो माइस है वो सर्वाइव कर गया, क्योंकि हमने देखा था कि जो रफ है वो क्या है, नॉन विरुलेंट था। जो रफ है वो नॉन विरुलेंट है। अगर ये इंफेक्शन करेगा नहीं तब मरेगा नहीं, तो माइस बच गया। फिर उन्होंने क्या किया, इंजेक्टेड S3 मतलब स्मूथ स्ट्रेन इंजेक्ट किया, माइस डाइड। वो भी एक्सपेक्टेड है कि अगर जो ये हमारा स्मूथ स्ट्रेन जो होता है वो होता है विरुलेंट। क्लियर, जो स्मूथ स्ट्रेन होता है वो अपना विरुलेंट स्ट्रेन होता है। और माइस डाइड, क्यों मर गया माइस, विरुलेंट है तो वो मर गया न्यूमोनिया की वजह से। ठीक है, जो माइस मरा था वो न्यूमोनिया के वजह से मर गया था, क्योंकि जो स्ट्रेन है वो इन्फेक्टिव स्ट्रेन है। माइस was injected the heat killed S3। जो नंबर 3 तीसरी एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था, पहले हमने देख लिया कि जब रफ स्ट्रेन दिया माइस बच गया, जब स्मूथ स्ट्रेन दिया माइस मर गया। तीसरी बार उन्होंने क्या किया, जो स्मूथ स्ट्रेन है उसको हिट कर दिया। तो हिट करने के बाद क्या होता है, उसका विरुलेंस खत्म हो जाता है। हमको मालूम है कि कोई भी चीज हो अगर उसको आप हिट कर लेते हैं तो उसका जो इन्फेक्शन कॉजिंग फैक्टर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, माइस वाज इंजेक्टेड हिट किल्ड S3 स्ट्रेन। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है S3 पर उसका विरुलेंस खत्म हो गया था। क्यों, क्योंकि उसको हिट दिया गया था। हिट देने के बाद S3 का जो विरुलेंट फैक्टर है वो मर गया। इसलिए माइस क्या हो गया, इस बार मरा नहीं, माइस तो सर्वाइव बिकॉज देयर वाज नो विरुलेंस फैक्टर। दो द स्ट्रेन वाज स्मूथ स्ट्रेन बट देयर वाज नो विरुलेंस फैक्टर, बिकॉज द विरुलेंस फैक्टर, रीजन क्या था, द विरुलेंस फैक्टर वाज डिस्ट्रॉयड अपॉन हीटिंग। और आखिरी में उन्होंने क्या किया, माइस वाज इंजेक्टेड द हिट किल्ड S3 स्ट्रेन, मतलब नंबर 3 में उन्होंने जो दिया था। तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या दिया था, हिट किल्ड S3। और पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या दिया था, R2। ठीक है, 3 और 1। तीसरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था, माइस बच गया था, माइस सर्वाइव्ड। पहले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था, माइस सर्वाइव्ड। पर यहां पे एक शॉकिंग रिजल्ट दिखने को हमको मिला कि जो पहला एक्सपेरिमेंट है उस पे माइस सर्वाइव कर गया, जो तीसरा एक्सपेरिमेंट उससे माइस सर्वाइव कर गया। अभी जब दोनों को एक साथ मिला के दिया था, मतलब S स्ट्रेन तो उन्होंने दिया ही नहीं था, पर अभी जब उन्होंने चौथे एक्सपेरिमेंट पे वो 3 और 1 को एक साथ मिला के दिया तब माइस मर गया। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि फर्स्ट केस में माइस सर्वाइव कर लिया, थर्ड केस में माइस सर्वाइव कर लिया, तो दोनों केस को अगर एक साथ मिला के दे तब तो माइस सर्वाइव करेगा ही करेगा। पर देयर वाज एन एंटी क्लाइमैक्स। ठीक है, हैप्पी एंडिंग यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे माइस मर गया, ये मर गया था। ये जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइप पे करेंगे। पहले आप एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, हमने जो रफ स्ट्रेन है उसको ब्लू कलर स्पेरिकल बॉडी से डिनोट किया। जब रफ स्ट्रेन उसको इंजेक्ट किया गया, माइस क्या हुआ, माइस बच गया। यहाँ पे अगर हम देखें कि येलो स्पेरिकल स्ट्रेन जो स्मूथ स्ट्रेन है जिससे हमने डिनोट किया, जब उसने वो इंजेक्ट किया तब माइस मर गया, क्योंकि वो विरुलेंट स्ट्रेन था। जब हिट किल स्मूथ स्ट्रेन दिया, क्योंकि ये था क्या, येलो कलर का, तो हमने इसे येलो ऐसे ही दिखाया, पर उसको उसका विरुलेंस डिस्ट्रॉय किया तो उसका शेप थोड़ा सा चेंज रखा डायग्राम में, तो क्या हुआ, माइस बच गया। आखिर में जब हम ये 3 और 1 दोनों एक साथ दिए, मतलब ये वाला और ये वाला दिया, दोनों केस पे माइस जीवित था, दोनों को एक साथ जब दिया तो माइस मर गया। ठीक है, यही था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ का कंक्लूजन क्या था, ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट द R2 स्ट्रेन alone could not kill the mouse, क्योंकि जो R2 स्ट्रेन है वो क्या होगा, वो तो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन था। जो R2 स्ट्रेन है वो था नॉन विरुलेंट, और अगर नॉन विरुलेंट है तो वो अकेले मार नहीं सकता। समथिंग फ्रॉम S3 was transforming the R2 into S3 टाइप। जो हिट किल्ड S3 हमने लिया था, हमने क्या क्या लिया था लास्ट एक्सपेरिमेंट पे, हिट किल्ड S3 हमने लिया था, साथ पे हमने R2 लिया था। उन्होंने कहा कि R2 जो है वो अकेला मार नहीं सकता, तो S3 जो स्ट्रेन है उससे, जो हिट किल्ड S3 स्ट्रेन है उससे ऐसा कुछ इस R2 में आया होगा। कोई भी एक चीज, ये बात ध्यान से सुनना, S3 जो है हिट किल्ड वो भी मार नहीं सकता, पर इससे ऐसा कुछ चीज R2 में आया होगा
जो ये जो R2 है उसको विरुलेंट बना दे रहा है, क्योंकि R2 बेसिकली था क्या, नॉन विरुलेंट। R2 बेसिकली नॉन विरुलेंट है, पर ये S3 जब इसके साथ मिला तब इस S3 से R2 में ऐसा कुछ आया जो इसको विरुलेंट बना रहा है। ये था ग्रिफिथ का कंक्लूजन। ग्रिफिथ कॉल्ड दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ ने इस प्रोसेस को क्या कहा, ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम ग्रिफिथ के लैंग्वेज में फिर से अगर हम बोले तो ग्रिफिथ ने कहा कि हिट किल्ड S3 से ऐसा कुछ R2 में आया जो नॉन विरुलेंट R2 को विरुलेंट R2 में ट्रांसफॉर्म किया। क्लियर, कि जो नॉन विरुलेंट R2 है वो ट्रांसफॉर्म हो गया विरुलेंट R2 में बिकॉज ऑफ S3। और जो अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस है, उन्होंने कहा कि कुछ तो आया, पर क्या आया उनको मालूम नहीं था। उन्होंने वो अननोन चीज को बोला था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो S3 से R2 में आ रहा है। हिट किल्ड S3 से जो R2 में आ रहा है, उन्होंने कहा कि वो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। However, Griffith did not knew what was the transforming substance. ग्रिफिथ को एग्जैक्टली मालूम नहीं था कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस कौन सा था। इसीलिए क्योंकि ग्रिफिथ ने बोला था कि हिट किल्ड S3 R2 को, नॉन विरुलेंट R2 को विरुलेंट R2 में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एवरी मैक्लिओड्स एंड मैककार्टिस एक्सपेरिमेंट।